हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन देख रहे हैं कि लास्ट 13 साल के कंप्लीट एग्रीकल्चर के पीवाईक्यू एक सिंगल वन शॉट वीडियो में होगा, जिसमें लगभग 50 क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। हिंदी, इंग्लिश दोनों में भी आज के क्वेश्चन मैं आपको शो करूंगा, जो आपको आने वाले आपके प्रिपरेशन में भी मदद करेगी कि कौन से एग्रीकल्चर के टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, उसको क्या पढ़े, कैसे पढ़े, उसके रिसोर्स क्या रखे। और जैसे आप जानते हो कि इस यूपीएससी के आपके जर्नी में या ओवरऑल आपके प्रिपरेशन में एग्रीकल्चर रिलेटेड बहुत डेडिकेशन कम कभी हम अलग से प्रिपेयर नहीं करते, या फिर कोई एक मटेरियल भी उसका उतना अवेलेबल नहीं है। बट आज का सेशन अगर आप एंड तक बहुत अच्छे से अटेंड करते हो तो आपको टॉपिक समझ में आएंगे, और वो कैसे कहाँ से पढ़ना है वो भी मैं आपको बताते रहूंगा। और कुछ टॉपिक्स ऐसे कि वो रिपीटेड भी है, तो इसलिए एंड तक सेशन करो, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बाकी रही बात अ, इसके नोट्स वगैरह है तो आपको वो सुमित सर नोट्स टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, वहां पे जाके आप इसको चेक कर सकते हो। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जिनको आता है, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, जिनको थोड़ा प्रिपरेशन हो चुका है, वो कमेंट मतलब आपके बुक में कहीं न कहीं आंसर्स लिख सकते हो, क्रॉस चेक करो कि आपका सही है या गलत है। जो कंप्लीटली न्यू स्टूडेंट्स हैं, वो इसको स्टॉप करके इसको पढ़ना है। तो पहला क्वेश्चन है, देखो, 100 मिलियन फार्मर्स नाम से कुछ कांसेप्ट आई थी। जो हिंदी मीडियम से वो भी यहाँ पे पढ़ सकते हो, स्टॉप करके, और जो इंग्लिश मीडियम है वो यहाँ स्टॉप करके पढ़ ले, ठीक है? तो 100 मिलियन फार्मर्स नाम से एक कांसेप्ट आई थी। वैसे देखा जाए तो ये कहीं पे भी स्टैटिक में नहीं आता है, करंट अफेयर्स में चल रहा था कि जैसे नेट ज़ीरो एग्रीकल्चर, इसका आंसर क्या है? ए ऑप्शन है। तो नेट ज़ीरो रिलेटेड ये था कि एग्रीकल्चर में नेट ज़ीरो अचीव करना है, नेचर पॉजिटिव दैट एम्स टू इंक्रीज द फार्मर रेजिलियंस। कि अभी जो क्लाइमेट चेंज होते जा रहा है, उस क्लाइमेट चेंज के सिनेरियो में एग्रीकल्चर को हमें क्या करना है? क्लाइमेट रेजिलिएंट, मतलब उसकी क्षमता बढ़ानी, उसको रेजिलियंस बढ़ाना है। ड्रॉट्स वगैरह भी हो गए तो भी वहाँ पे एग्रीकल्चर कैसे सक्सेसफुल हो सकता है, उसको हमें देखना है। एंड इवन जो यहाँ पे इमिशन हो रहा है फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर, वो भी हमें कम करना है। तो इट इज ट्रांजिशन टू नेट जीरो एंड नेचर पॉजिटिव फूड एंड वाटर सिस्टम बाय 2030, ऐसा एक इनिशिएटिव था, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अंडर ही आता था। तो ऐसे बस करंट अफेयर्स ही इसका ऑप्शन है। जैसे और एक हमने लास्ट टाइम भी मतलब इसको करंट अफेयर्स पूरे 1 ईयर के करंट अफेयर्स में कवर भी किया था। 1 ईयर करंट अफेयर्स आप देख लेना इसी चैनल पे। मेरी कंप्लीट प्लेलिस्ट है, वो कंटीन्यूअसली हम उसमें हर मंथ का वीडियो डालते रहते हैं, एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट एंड ज्योग्राफी का। इसको ज़रूर इसके बाद तो भी आप देखते रहो। और जैसे मैंने बताया था इसी कुछ सेशंस में, जैसे 100 मिलियन फार्मर का होगा, उसके बाद है अ, और जैसे मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट है, उसमें भी थोड़ा एग्रीकल्चर का कैसा लिंकेज है, या फिर ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट चेंज है, उसका क्या रिलेशन है। मतलब ये एग्रीकल्चर रिलेटेड और भी ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं, वो उस 1-2 साल के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मुझे लगता है कि 1.5 से 2 साल का करंट अफेयर्स प्लीज़ आप अच्छा करो एग्रीकल्चर का, सो दैट आप ऐसे क्वेश्चन आप हिट कर पाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कहीं न कहीं थोड़ा स्टैटिक क्वेश्चन में आएगा। वेजिटेशन जिसको हम कहते हैं, जो पेड़ों के रिलेटेड, उनका क्लाइमेट के अकॉर्डिंगली कौन से है? इसमें से अभी जो डेसिडियस ट्री है, पर्णपाती जो पेड़ है, वो कौन से है? जो डेसिडियस मतलब क्या है कि जो सीज़न में उनके पत्ते जो है वो झड़ते हैं, राइट? उसी को हम कहते हैं डेसिडियस। मोस्टली वो इंडिया में मतलब काफ़ी अच्छे से मिलने चाहिए, क्योंकि ट्रॉपिकल डेसिडियस हमारे इंडिया में बहुत सारा मिलता है। तो इसका आंसर क्या है? ओनली 2, महुआ एंड टीक। जैक फ्रूट भी इंडिया में मिलता है, ज़रूर मिलता है, वेस्टर्न घाट में मिलता है, जिसको हम कटहल कहते हैं। ये आप सभी को पता ही होगा पेड़। और जो किस कैटेगरी में आता है? एवरग्रीन में आता है, क्योंकि यहाँ पे वेस्टर्न घाट में काफ़ी अच्छा रेनफॉल है। जो मॉइस्चर है, ये पेड़ इतने बड़े होते हैं कि वो डीप तक उनके रूट जाके वो एवरग्रीन कैटेगरी में आपको दिखेंगे। इनके पत्ते नहीं झड़ते हैं, ठीक है? तो बस पहला अगर ऑप्शन छोड़ दो, तो महुआ एंड टीक इज़ द डेसिडियस। तो हो सके तो एक बार ही ऐसी एक लिस्ट क्रिएट करके रखो। सीधा चैट जीपीटी गूगल कर सकते हो आप, या आने वाले कुछ स्पेशल क्लासेस अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करके रखो, मुझे फॉलो करके रखना वहाँ पे। मैं जल्दी इसका एक रैपिड रिवीजन लेने वाला हूँ। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट, कॉनिफेरस फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट, है ना? इन सब की एक ही बार कंप्लीट एग्जांपल के साथ लिस्ट, सो दैट इसके बाद भी आए तो भी हम इसको हिट कर पाएँ। एक तो आपके एंड से करो, या मैंने जब अगर लेक्चर लेता हूँ तो उसपे आप ज़रूर उसको चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोफिल्टर्स इन रिसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम। अब देखो, एक्वाकल्चर तो सबको पता ही होगा,
कि जहाँ पे फिशिंग एक्टिविटी होती है, मतलब एक मैन-मेड एनवायरनमेंट में, जो आप देख सकते हो इस प्रकार के पॉन्ड्स वगैरह होता है, जिसमें एक्वाकल्चर चलता है। तो बेसिकली इन्होंने पूछा है कि एक्वाकल्चर प्रोवाइड वेस्ट ट्रीटमेंट बाय रिमूविंग अनईटन फिश फीड मतलब वेस्ट ट्रीटमेंट यहाँ पे होता है। बायोफिल्टर कन्वर्ट अमोनिया प्रेजेंट इन फिश वेस्ट टू नाइट्रेट। एंड अब ये देखो, ये दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट लग रहा है, एंड डेफिनेटली इट इज करेक्ट, क्योंकि इसमें कंट्रोल एनवायरनमेंट में है ना, वेस्ट रिमूवल वगैरह मतलब काफी अच्छे से होता है। आप इस इमेज को अगर देखो तो देखो इसमें आप देख पा रहे हो कि जो वेस्ट रिमूवल है, मतलब CO2 का भी एग्जैक्टली कैसे किस प्रकार से यूज हो रहा है, फीड के लिए वो वेस्ट का कैसे यूज होगा, सॉलिड वेस्ट यहाँ से जो निकलेगा, वेल वाटर यहाँ पे कैसे मेंटेन होगा, ऑक्सीजन कैसे यहाँ पे मेंटेन किया जाएगा फिश के लिए, एंड यही से जो फिश प्रोडक्शन होगा वो मार्केट में हम सेल कर सकते हैं। तो ये कंट्रोल एनवायरनमेंट में जिस प्रकार से किया जाता है, दोनों भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पहले दो। बट तीसरा देखना, फॉस्फोरस, इंक्रीज इन फॉस्फोरस एज अ न्यूट्रिएंट फॉर फिश इन वाटर। तो ऐसा एज सच यहाँ पे अगर आप देखोगे, फॉस्फोरस कंटेंट बहुत भी बढ़ना अच्छी बात नहीं है। एंड ऐसा डायरेक्टली कोई यहाँ पे हम देखते नहीं कि फॉस्फोरस बढ़ता है, नॉट डायरेक्टली इन्फ्लुएंस बाय द बायोफिल्टर प्रोसेस। तो टिपिकली वो मैनेज किया जाता है, क्योंकि ये मैंने वही कहा ना कि कंट्रोल्ड सिस्टम में मैनेज किया जाएगा, तो कोई भी चीज इंक्रीज होगी तो उसको शायद मैनेज किया जाएगा, बट इंक्रीज ही होते जाएगा, दैट इज रॉन्ग। तो 1 एंड 2 आप थोड़ा सा लॉजिक भी यहाँ पे लगा सकते हो, 1 एंड 2 इज करेक्ट, ओनली ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई प्रोड्यूसिंग एरियाज इसमें से कौन से हैं? जरा सोचो, क्या लगता है आपको इसका आंसर? साइड में लिख के रखना जरूर। कुछ स्टेटमेंट तो आपको करेक्ट लगेगी। देखो, इंडिया में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा एरिया, दार्जिलिंग तो सबको पता है, आसाम का सबको पता है, वेस्ट बंगाल है, आसाम ये तो पता ही है, अरुणाचल भी ज्यादा से ज्यादा बॉर्डर वाला एरिया आ सकता है, एंड साउथ में जाओगे तो नीलगिरी, नीलगिरी चाय बहुत ही फेमस है। जो 3 स्टेट में नीलगिरी आता है, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, राइट? तो इसमें से फिर अभी सबको लगेगा हिमाचल होगा क्या? क्या त्रिपुरा होगा? पहले 2 तो भी ठीक है, आंध्र प्रदेश एंड केरला तक ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकता है। नॉर्थ ईस्ट तो दिया नहीं है, वेस्ट बंगाल जो ईज़ी था वो दिया नहीं है। बट हाँ, हिमाचल भी अगर आप देखो, त्रिपुरा भी देखो, तो यहाँ पे भी कुछ चाय के बागान आपको दिखेंगे। मतलब सिक्किम का साउथ पार्ट जो है, वहाँ पे भी आपको टी कल्टीवेशन दिखेगा, एंड हिमाचल में भी कुछ टी का कल्टीवेशन होता है। ना बस इतना है कि अलग-अलग हर्बल ट्रीज़ वगैरह भी हो सकते हैं, तो उन्होंने क्या स्पेसिफिक यहाँ पे दिया नहीं कि ब्लैक टी एक्सेट्रा, तो अदर भी टीज़ हो सकते हैं, राइट? सो हिमाचल प्रदेश इज़ आल्सो देयर। तो बेसिकली ऑल ऑफ द अबव 4 इज करेक्ट। ठीक है? बस करंट अफेयर्स अच्छा रखो। करंट अफेयर्स में भी अभी रिसेंटली जीआई टैगिंग कुछ हो रहा है। अब ये क्वेश्चन पूछने का कारण हो सकता है कुछ जीआई टैग न्यूज़ में है, या और कुछ चाय बगान टाइम ज़ोन भी उस टाइम पे 2022 में कुछ न्यूज़ में था। है ना? तो फिर करंट से आप इंटरलिंक करके एग्रीकल्चर के क्वेश्चन आपको हमेशा दिखेंगे। 90% तो भी वैसे ही होता है। एनीवेज़, बाकी अभी आगे बढ़ने से पहले देखना, सबके लिए इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है। अभी नई बैच एग्रीकल्चर की भी स्टार्ट हो चुकी है। आने वाले 15 तारीख से, है ना? मेरी एक एग्रीकल्चर की बैच स्टार्ट हो रही है, उसको भी आप एनरोल कर सकते हो बाय यूजिंग द कोड सुमित के लाइव, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी है। बाकी अदर भी बैचेस है। आगाज़ बैच 27 के लिए, 26 के लिए आरंभ बैच है, न्यू बैच वगैरह भी आपको मिल जाएँगे, एंड यू कैन यूज़ द सेम कोड। बाकी अनअकैडमी ही क्यों जॉइन करना है, तो बहुत सारे यहाँ पे आपको बेनिफिट दिखेंगे। लाइव क्लास होता है, रिपीटेड भी आप देख सकते हो। करंट अफेयर्स अपडेटेड क्लास होता है, आंसर राइटिंग भी आपका क्लास में हम करा के लेते हैं। ना, तो ये सारे आपको बेनिफिट्स दिखेंगे। बाकी देयर आर लॉट ऑफ एजुकेटर्स जिनसे आप पढ़ सकते हो, एंड उसके बाद कुछ अभी फ्री हमने कुछ नोट्स भी प्रोवाइड किए हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है कि पीवाईक्यू का कंप्लीट एक बुकलेट है, एनसीईआरटी का भी बिगिनर्स किट आपको सब्सक्रिप्शन के साथ मिलेगा, ना? तो आप उनको भी डाउनलोड कर सकते हो। चलो, तो स्टार्ट करते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, पढ़ो। इसका आंसर क्या होगा? कि ऐसी कौन सी फसल है जो सब ट्रॉपिकल उपोष्णकटिबंधीय प्रकृति की है, और 210 दिन फ्रोस्ट फ्री डेज वहां पे हो गए, मतलब जहां पे आ, बहुत ज्यादा ठंड नहीं रहेगी, ऐसे 210 दिन चाहिए, वार्म डेज चाहिए। 50 to 100 सेंटीमीटर रेनफॉल, मतलब कहाँ का होगा? सीधी बात है, भारत के प्लाटू रीजन में, पठार रीजन में आपको मिलेगा। रेनफेड एरियाज में ये प्रकार का रेनफॉल मिलेगा। और लाइट वेल ड्रेन सॉइल चाहिए, मतलब जहाँ पे पानी, है ना, जो है वो स्टैग्नेंट बहुत नहीं रहना चाहिए, मतलब लाइट वेल ड्रेन सॉइल होनी चाहिए। नमी बनाए रखने के लिए हल्की और अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी होनी चाहिए, राइट? तो ऐसा कौन सा रहेगा?
तो देखना 50 से 100 मतलब ये थोड़ा मॉडरेट रेनफॉल है, तो शुगर केन है, जूट है, टी, इनके लिए थोड़ा हाई रेनफॉल चाहिए, ठीक है? उसके बाद वेल ड्रेन्ड सॉइल, चलो ठीक है, मानते हैं इनके लिए चाहिए, बट 210 फ्रोस्ट फ्री डेज़ ऐसा होना ही चाहिए, ऐसा कहीं नहीं दिया है। बेसिकली ये डायरेक्टली एनसीईआरटी अगर आप अच्छा पढ़ लो, तो आपको दिखेगा 12th एनसीईआरटी में एज़ इट इज़ दिया है, मतलब जहाँ पे इकोनॉमिक ज्योग्राफी की बुक आती है, या इवन मुझे लगता है 9th या 10th की बुक में भी ये दिया है। इसलिए एनसीईआरटी इसका अच्छा सोर्स है कि हर एक का क्लाइमेटिक का एनसीईआरटी देख लेना, या फिर ऐसे क्रॉप का एक नोट्स ही बना के रखो कि जहाँ पे आपको ये कवर होगा। तो इसका आंसर क्या है? कॉटन, ना? कॉटन इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, नाउ इसको भी सोचो, कमेंट में हो सके तो इसका आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 5, या आपके बुक में लिखो, जहाँ पे आपको देखो करेक्ट आता है, नहीं आता है। किन्नौर सबको पता है कहाँ आता है, हिमाचल प्रदेश, बहुत ही फेमस लोकेशन है। और वो कह रहे हैं अरेका नट, जो सुपारी भी कहते हैं जिसको, उसके लिए फेमस है। मेवत मैंगो के लिए फेमस है, ऐसा कह रहा है वो। एंड कोरोमंडल सोयाबीन के लिए। तो ऑल ऑफ द अबव इज इनकरेक्ट, ठीक है? नन इज करेक्ट, ऐसा भी ऑप्शन यूपीएससी में हो सकता है। इसलिए ऐसा मत सोचना कि ऑल करेक्ट है वगैरह, ऐसा ही होना चाहिए, नहीं, नन भी हो सकते हैं, बहुत सारे आजकल ऐसे स्टेटमेंट दिख रहा है। तो यू मस्ट बी कॉन्फिडेंट अबाउट द डेटा कि हाँ, यहाँ पे इसमें से क्या करेक्ट होगा। तो किन्नौर जो है हिमाचल प्रदेश में, ये नहीं मिलता है, क्योंकि वेस्टर्न घाट वगैरह पार्ट्स मिलता है जहाँ पे रेनफॉल अच्छा है। वहाँ पे आप देख सकते हो एप्पल वगैरह मिलेगा, किन्नौर के एप्पल बहुत फेमस है। मेवत भी यहाँ पे गलत होगा, मैंगो वगैरह मोस्टली महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है ना? वहाँ पे मिलेगा। एंड कोरोमंडल मतलब डायरेक्ट तमिलनाडु की कोस्ट आती है, और वहाँ पे सोयाबीन नहीं आता है ना? सोयाबीन किसके लिए, मतलब एमपी एंड महाराष्ट्र, ये मेजर प्रोड्यूसर है सोयाबीन के। तो थोड़ा आपको एक हल्का-सा नॉलेज होना चाहिए कि कहाँ पे क्या है। देखो, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ अरेका नट, बिल्कुल है, कर्नाटक, केरला एंड आसाम, तमिलनाडु, मतलब सदर्न स्टेट्स में आपको ज़्यादातर मिलेगा। आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, कर्नाटक, केरला में अगर आप देखोगे तो मैंगो का प्रोडक्शन यहीं पे ज़्यादा है, इंक्लूडिंग महाराष्ट्र आल्सो। एंड मेवत हरियाणा में आता है। हरियाणा में उतना मैंगो का प्रोडक्शन नहीं आता है। एंड बाकी रही बात सोयाबीन वगैरह, मैंने बताया ना 90% तक प्रोडक्शन महाराष्ट्र एंड एमपी में ही होता है सोयाबीन का। तो ऑल ऑफ द अबव इज इनकरेक्ट। तो इसलिए थोड़ा देख के रखो कि एक स्टेट वाइज इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स, ऐसे एक चैट जीपीटी पे भी आप लिस्ट बना सकते हो। नेक्स्ट है, ये भी अच्छा क्वेश्चन देखो, क्योंकि आजकल काफ़ी ज़्यादा लॉस जो फूड फूड ग्रेन्स में हो रहा है, तो अगर वो इम्प्रॉपर रखा गया, स्टोरेज ऑफ cereals एंड ग्रेन्स, ऑयल सीड्स एक्सेट्रा, तो उससे एफ्लोटॉक्सिन ये जनरेट होता है, और व्हिच आर नॉट जनरली डिस्ट्रॉयड बाय द नॉर्मल कुकिंग प्रोसेस। एंड ये एफ्लोटॉक्सिन जो है वो किस प्रकार से प्रोड्यूस होता है? बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, मोल्ड्स एंड वायरस। तो वायरस यूजुअली नहीं आता है, मतलब फूड ग्रेन्स प्रोडक्ट्स में, बट हाँ, मोल्ड्स यहाँ पे दिखेगा आपको। तो ये बेसिकली मोड्स यहाँ दिख रहा है आपको, इस प्रकार से। और इससे मतलब काफ़ी मतलब डिसीज़ेज़ वगैरह हो सकता है, स्टमक इश्यूज़ क्रिएट हो सकता है, एंड इसमें बहुत बड़ा फूड लॉस वगैरह देखा गया है। एंड दिस मोल्ड्स आर अ काइंड ऑफ फंगाई। याद रखना, ये भी क्वेश्चन यूपीएससी बहुत बार पूछता है कि मोल्ड ये किस प्रकार का है, जो अभी आजकल फूड वेस्टेज में बहुत देखा जा रहा है। तो वो क्या है? फंगाई कैटेगरी में आता है, फंगाई कैटेगरी में। एंड इससे देखो, इंडिया का लगभग 25% ऑफ, या इवन वर्ल्ड का, मतलब 25% फूड क्रॉप्स डिस्ट्रॉयड ड्यू टू दिस एफ्लाटॉक्सिन, ठीक है? तो इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, खरीफ क्रॉप। खरीफ मतलब जो जून टू सितंबर बारिश के टाइम में लिए जाते हैं, वो कौन से इसमें से है? सिंपल, आप एलिमिनेशन भी यूज कर सकते हो। देखो क्या एलिमिनेट करोगे, क्या आंसर आएगा आपका, साइड में लिखो, और फिर बाद में क्रॉस चेक करना आपका सही है गलत है। मतलब हो सके तो आप क्रॉस चेक करो ही लो कि आपके कितने करेक्ट आ रहे, कितने नहीं आ रहे। मोरली मैं ये कह रहा हूँ, जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। तो क्या कट करोगे इसमें से? ऑब्वियसली व्हीट को चाहिए कूल क्लाइमेट, राइट? गेहूँ के लिए। एंड वो कब होता है? विंटर में होता है, रबी क्रॉप में होता है ना। तो अगर 4 को भी आप कट कर लो, तो भी आपके 2 ऑप्शन है, 2 एंड 3, 1 टू 3, राइट? तो आंसर क्या होगा? यस, सी, है ना? आंसर होगा सी, 1 2 3। ग्राउंड नट भी लिया जाता है उसी बारिश के टाइम में, मोस्टली प्लेटू रीजन्स में, महाराष्ट्र, एमपी एंड कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, गुजरात आल्सो। राइस आपको पता है ज़्यादा पानी लगता है, इसलिए खरीफ में जून टू सितंबर में ही लेते हैं। एंड कॉटन आल्सो जून टू सितंबर, राइट? क्योंकि इनको पानी लगता है अच्छा खासा, और इनको थोड़ा वार्म क्लाइमेट चाहिए। तो 1 2 3 इज़ करेक्ट। एक बार देख लो खरीफ में कौन से इंपॉर्टेंट है, लिख लो, हो सके तो राइस, कॉर्न,
ये मतलब जून से लेके सितंबर तक रेनफॉल के डेज में। सोयाबीन, शुगरकेन, ग्राउंडनट, कॉटन। एंड रबी में विंटर में कौन से आते हैं? विंटर क्रॉप्स में व्हीट, ओट, चिकपी, मस्टर्ड। मस्टर्ड इज इंपॉर्टेंट, हाँ, इसको भी देख लेना। इसको भी थोड़ा कूल क्लाइमेट चाहिए होता है। बाकी ब्रोकोली है, आलमंड्स है। एक बार और थोड़ी बड़ी लिस्ट है, वो भी देख लेना। एक बार स्टॉप करके इसको आप देख लो। खरीफ में इवन टोबैको भी आता है, सोयाबीन आता है, शुगरकेन आता है, ग्राउंडनट अभी जो हमने देखा, मेज आता है। उसके बाद रबी में देखो बार्ले है, कैस्टर है, लिनसीड, रैपसीड। ऐसे प्रोड्यूसेस आपको देखो ज़्यादातर रबी में दिखेंगे। एंड जायद में मोस्टली क्या होता है? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। जायद मतलब कौन-सा है? समर वाला क्रॉप में कौन-सा है? फ्रूट्स एंड वेजिस। ओके? चलो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। रेनफेड क्रॉप्स। रेनफेड मतलब जो वर्षा आधारित हो गए, मतलब रेनफॉल पे आधारित है। इंडिया का आपको पता है मोर देन 60 टू 70% एरिया इज रेनफेड एरिया। मोस्टली प्लाटू रीजन जो है, पठार वाला रीजन है। तो इंडिया में जब रेनफॉल होता है तभी वहां पे पॉसिबल होता है एग्रीकल्चर करना। ऐसे कौन से क्रॉप्स हैं? ग्राउंडनट, सेसम एंड पर्ल मिलेट। तिल जो होता है, एंड उसके बाद बाजरा। पर्ल मिलेट मतलब बाजरा। मूंगफली, तिल और बाजरा। तो आंसर क्या है? ऑल ऑफ द अबव। क्योंकि पर्ल मिलेट बाजरा देखोगे आप राजस्थान में ना तभी ग्रो किया जाता है। तिल भी मोस्टली प्लाटू रीजन में आता है। मूंगफली तो महाराष्ट्र है, गुजरात है, एमपी है, एंड आंध्र प्रदेश है, राइट? यहाँ पे आपको ज्यादातर मूंगफली तभी दिखेगी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। क्योंकि इंडिया का बहुत बड़ा एरिया अगर आप देखोगे, नियरली 80% ऑफ एरिया सोन टू बी ग्राउंड नट्स वगैरह है, समर मॉनसून में ही होता है। देखो मतलब ये आपने, ये तो भी 60 दिया है, बट आई विल से दैट कि अराउंड 60 टू 70, मतलब मोर देन 70% एरिया इज अंडर द रेनफेड एग्रीकल्चर। ठीक है, तो आप इसमें पढ़ सकते हो बाद में कि कौन से कहाँ है, बट ये सभी एक बार देख लेना। राइस होगा लगभग 46% जब रेनफेड में लिया जाता है। ग्राउंडनट भी देखो 80%। सोयाबीन, मस्टर्ड, सनफ्लावर, सैफ्लावर, सिसम, लीन सीड, कैस्टर, ये सभी कितने परसेंटेज में रेनफेड के टाइम में लिया जाता है, वो सब यहाँ पे परसेंटेज दिया है। ठीक है, इसको जरूर आप स्टॉप करके एक बार जस्ट ओवरलुक तो भी कर लो। नेक्स्ट है, ऐसे कौन से पल्सेस वगैरह है कि जो फोडर एंड ग्रीन मैन्योर के लिए यूज किए जा सकता है? तो क्या आंसर होगा? अब इस पे भी बहुत सारे डिस्प्यूट थे। कई सारे आंसर कीज में आपको मिलेगा कि 1 एंड 2 आंसर है काउपी, लोबिया या हरा चना, ग्रीन ग्राम, या अरहर जो दाल होती है। तो बेसिकली अब यूपीएससी ने जो आंसर मतलब 2012 के, इसमें आप देखोगे 16 तक के पेपर उनके पीवाई के उसके आंसर के दिखते हैं, बट मोस्टली सब आंसर अगर कॉमनली आप देखोगे ऑनलाइन सर्च करोगे तो ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? डी। क्योंकि आप देख सकते हो कुछ ऐसे यहाँ पे पल्सेस है, जैसे चिकपी मतलब जिसको हम चना कहते हैं, अरहर होगा, मसूर होगा, लेंटिल जिसको हम कहते हैं, मूंग है, ग्रीन ग्राम, उड़द है, ब्लैक ग्राम, राजमा है, किडनी बीन जिसको कहते हैं, काउपी है, राइट? ये सब आप देखोगे तो ये काइंड ऑफ पल्सेस कैटेगरी में आते हैं। और ये ग्रीन मैन्योर मतलब है ना, यहाँ पे फर्टिलाइजर बोल के भी इसको यूज किया जाता है। जैसे मोथबिन मटकी भी होती है, मटर है, हॉर्स ग्राम मतलब कुल्थी होती है, राइट? ये सभी अदर भी बीन्स है। तो इसको भी स्टॉप करके आप जरूर देख लेना, विच कैन बी यूज्ड एज अ ग्रीन मैन्योर। ओके, ग्रीन मैन्योर। तो जो दाल, चारा और हरी खाद है ना, इसके लिए यूज किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिक्स फार्मिंग क्या है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मुझे लगता है सबको आ सकता है, नाम में ही इसका आंसर है। ठीक है, देखो, तो देखो, है ना, यहाँ पे मिक्स में अगर ये होता कि सिर्फ मतलब देखो इंटरक्रॉपिंग होता है, मिक्स क्रॉपिंग अगर होता, क्रॉपिंग क्रॉपिंग वर्ड होता तो कल्टीवेशन ऑफ टू एंड मोर क्रॉप हम कह सकते थे। बट फार्मिंग में क्या होता है? फार्म के अलग अलग प्रकार है, खेती के अलग अलग प्रकार है ना? ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि जहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री भी आया, विटिकल्चर आया, सेरिकल्चर आया, या डेयरी प्रोडक्शन आया, लाइव स्टॉक रियरिंग आ गया, मतलब एग्रीकल्चर के साथ वेजिटेबल प्रोडक्शन आया, फ्रूट्स प्रोडक्शन, हॉर्टिकल्चर भी आया। तो इन सबको मिला के अगर हम कहें तो रियरिंग ऑफ एनिमल, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स टुगेदर, है ना, ये सभी, वूल प्रोडक्शन भी हो सकता है, मीट प्रोडक्शन है, ये सभी एक जगह पे हो रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं? मिक्स।
मोस्टली ये जो ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट आपको दिखेगा, वहाँ पे ये ज़्यादातर किया जाता है या जहाँ पे थोड़ी ज़मीन कम है और जहाँ पे इम्पोर्ट डिपेंडेंसी थोड़ी कम करनी है, कम पॉपुलेशन है, वहाँ पे भी ये चलता है। इवन इंडिया में भी कुछ लोकेशन में ये ये सब्सिस्टेंस बेसिस जैसे जिसको कहते हैं ना, हम उस बेसिस पे ये चलता है। तो बस यहाँ पे क्या है ना, रियरिंग ऑफ एनिमल्स ये बहुत वो इंपॉर्टेंट वर्ड है एंड कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप टुगेदर, इवन अदर एक्टिविटीज आल्सो। तो 10 का ऑप्शन है सी। तो इसी प्रकार से मैं कहूँगा कि रिले फार्मिंग देखो, क्या होता है? अदर भी क्रॉपिंग पैटर्न मतलब इस पे मेरा बहुत अच्छा एक लेक्चर है, आपको मिल जाएगा, एकदम 20-1 मिनट का लेक्चर है। ऑल क्रॉपिंग पैटर्न्स मैंने एक वीडियो में बताया। आप सिंपली डालो यूट्यूब पे क्रॉपिंग पैटर्न सुमित कुंडे, राइट? आपको मिल जाएगा, सब प्रकार के क्रॉपिंग पैटर्न मैंने वहाँ पे पढ़ाए हैं। रटून क्रॉपिंग क्या है, मिक्स क्रॉपिंग क्या है, इंटर क्रॉपिंग क्या है, रिले क्रॉपिंग क्या है ना? मल्टी लेयर क्रॉपिंग क्या है, नो टिल क्रॉपिंग क्या है ना? तो ये ज़रूर आप उसमें से देख लेना, फास्ट फॉरवर्ड करके भी आप चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोअर गैंजेटिक, ये भी शायद आ सकता है, आप चेक करो। जिनको आता है वो साइड में लिख के रखो और बाद में देख लेना आपका सही है या गलत है। अपर मिडल गंगा, लोअर गंगा। अपर मतलब उत्तराखंड का पार्ट, मिडल मतलब यूपी बिहार का पार्ट एंड वेस्ट बंगाल मतलब क्या है, लोअर गंगा। तो वेस्ट बंगाल को इन्होंने पूछा है, इन्होंने डायरेक्ट नहीं पूछा, इनडायरेक्ट पूछा है, वेस्ट बंगाल में कौन से क्रॉप लिए जाते हैं। तो आप मुझे बताओ, वेस्ट बंगाल में उतना व्हीट वगैरह होता है क्या? जूट होता है, बट व्हीट उतना होता है क्या? नहीं। कॉटन उतना होता है क्या? नहीं। व्हीट फिर से यहाँ पे आ गया, नहीं, है ना? बट पैडी एंड जूट, जूट का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन तो वेस्ट बंगाल में ही होता है एंड राइस का भी सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है? वेस्ट बंगाल। तो इसीलिए यहाँ पे जो क्लाइमेट है, वहाँ पे बहुत अच्छा क्लाइमेट है और रेन मतलब वाटर अवेलेबिलिटी अच्छी है, तो राइस एंड जूट के लिए कौन-सा एरिया ज़्यादा बेस्ट है? दिस वन। यहाँ पे जाओगे तो आप राइस कहोगे, यहाँ पे भी आप राइस कहोगे एंड व्हीट कहोगे, है ना? सतलज, यमुना वगैरह पार्ट है, यू अपर गंगा का पार्ट है, तो यहाँ पे आपको क्या है, गेहूँ का उत्पादन अच्छा मिलेगा। जैसे ब्रह्मपुत्र अगर पूछा होता तो राइस का प्रोडक्शन एंड जूट का प्रोडक्शन ये भी ब्रह्मपुत्र में भी हो सकता था, आसाम भी अच्छा ऑप्शन हो सकता था, क्योंकि उधर भी उतना व्हीट का प्रोडक्शन नहीं हो पाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई होप एवरीवन अंडरस्टूड। इसका आंसर है लोअर गंगा मतलब जूट एंड राइस, है ना? ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जूट एंड राइस। नेक्स्ट है, शायद मुझे लगता है ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, तो स्टॉप कर लो क्वेश्चन नंबर 12, प्लीज कमेंट योर आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 सबको क्या लिखना है? आंसर कमेंट में लिखना है। अब भी हो चुका है हमारा, सबको लिखना है। देखते हैं कितने लोगों को याद है अभी हमने जो पीछे देखा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, देखो चलो। इट्स रिलेटेड टू एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। एमएसपी का आंसर देखो क्या होगा, एक्सट्रीम स्टेटमेंट पकड़ो, पहले स्टॉप करके पढ़ लो आप सभी लोग। In the case of all cereals, pulses, oilseeds and the procurement at MSP is unlimited। आपको अब थोड़ा है ना, मतलब भले ही कुछ टॉपिक अगर एमएसपी तो चलो बेसिकली पता है कि सपोर्ट प्राइस दी जाती है प्रोडक्शन के लिए, एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स के लिए, ये तो सबको पता है। बट थोड़ा एक्सट्रीमिटी वर्ड पकड़ो कि अनलिमिटेड कैसा दे सकता है? एंड एमएसपी इज यूजुअली फिक्स होती है बहुत सारे स्टेट्स एंड यूटी में, बट ऐसा भी नहीं कि वो प्राइस मार्केट प्राइस से ऊपर नहीं हो सकता है, दे सकते हैं मार्केट प्राइस से, मतलब लेवल टू विच द मार्केट प्राइस विल नेवर राइज। मतलब एमएसपी अगर गवर्नमेंट ने बुलाया कि 4000 पर टन दिया है एक्स वाई जेड कोई भी प्रोड्यूसर्स को, आगे हम देखेंगे कौन से 22-23 प्रोडक्ट्स है, तो मार्केट इसको गवर्नमेंट की जो प्राइस है उससे ज्यादा लगा सकते हैं, 5000 भी लगा सकते हैं, क्योंकि इससे तो फार्मर का ही फायदा है। तो उससे ऊपर नहीं जाएगा, ये गलत है ना? तो नन ऑफ द अबव इज करेक्ट, नाइदर वन नॉर टू। तो बाजार मूल्य जो है कभी उसके ऊपर नहीं जाएगा, ऐसा कैसा होगा? उल्टा तो हम फार्मर के लिए तो जाने देंगे उसको आगे, ठीक है? तो 1 एंड 2 इज रॉन्ग, नाइदर 1 नॉर 2 इज करेक्ट, ठीक है? देख लेना ये 23 प्रोडक्ट ज़रूर देखो, हाँ, मतलब कुछ भी हो जाए, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अंडर द एमएसपी, जिसमें देख लेना कि 22 प्रोडक्ट जो है मतलब सॉरी 7 सीरियल्स आते हैं, 5 पल्सेस है एंड 7 ऑयलसीड्स है और 4 कमर्शियल क्रॉप में कॉटन आता है, शुगरकेन आता है, कोपरा आता है एंड रॉ जूट आता है। 7 सीरियल्स में पैडी, व्हीट, मेज़, बाजरा, जिस पे सीएसईपी क्या देते हैं? एमएसपी देता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस देता है, ठीक है? जवार, रागी, बार्ले है। पल्सेस में देखो चना, अरहर, तूर, उड़द, मूंग एंड मसूर है। ऑयल सीड्स में देखो सोयाबीन है, सेसमे है, मतलब जो तिल हमने देखा, सनफ्लावर है, ग्राउंडनट है, सैफलावर है, नाइजर सीड है।
ठीक है? मतलब इसमें दूसरे इसके अलावा कोई नहीं है, हाँ। देख लेना कॉटन, शुगरकेन, कोपरा एंड रॉ जूट ये कमर्शियल क्रॉप्स में। इस पे और एक क्वेश्चन आने वाला है, तो प्लीज़ इसको अच्छे से अभी भी पढ़ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको इस पे लेने वाला हूँ, जो पीवाईक्यू है मतलब इसी 23 में से आपको पूछने वाला हूँ। एंड शुगर पेन के जो एफआरपी होता है, राइट? पढ़ लिया सबने? आगे क्वेश्चन आएगा तब सबका करेक्ट होना चाहिए। चलो नेक्स्ट है किसान क्रेडिट कार्ड। अब सिंपल इसको आप आपके क्रेडिट कार्ड से कंपेयर कर सकते हो कि क्रेडिट कार्ड जो हमारे है ना कुछ महीने के लिए हमें मतलब या कुछ 45 डेज़ के लिए लगभग पैसे यूज़ करने के लिए देता है। मतलब एक है ना एक टेम्परेरी पैसा होता है। तो एग्रीकल्चर में अगर ऐसा आता है तो ऑब्वियसली इसमें भी क्या होगा, एक स्मॉल फाइनेंस आपको प्रोवाइड किया जाएगा, राइट? कि वर्किंग कैपिटल ऑफ मेंटेनेंस ऑफ फार्म एसेट्स होगा, कंबाइन हार्वेस्टर, ट्रैक्टर्स, मिनी ट्रक्स। अब ये हार्वेस्टर ट्रैक्टर क्या सिंपल होते हैं इतने कम मतलब हम क्या हम गाड़ी ले सकते हैं क्रेडिट कार्ड पे? नहीं ना, मतलब वो थोड़ा लॉजिक लगा आप सेकंड भी अगर एलिमिनेट कर दो, तो भी आपका ऑप्शन एक ही आता है। तो ये कभी-कभी ना भले ही स्कीम नहीं पता होगी बट थोड़ा-सा कहीं न कहीं लॉजिक लग सकता है हमारे, राइट? तभी तो वैसे तो स्कीम पता होनी चाहिए सबको। तो ट्रैक्टर, हार्वेस्टर अगर आराम से एलिमिनेट कर सकते हो। देखो कंजम्पशन ऑफ रिक्वायरमेंट्स ऑफ फार्म हाउसहोल्ड्स, ठीक है? मतलब वो तो भी ठीक है। पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस भी ठीक है, कि जो ट्रांसपोर्टेशन करना है उसका वो भी छोटा-मोटा खर्चा होता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली हाउस, सेटिंग ऑफ विलेज एंड कोल्ड स्टोरेज ये भी चलेगा क्या? सीधी बात है नहीं होगा। क्या आपको घर लेने के लिए क्रेडिट कार्ड देता है क्या कोई? नहीं देता है, राइट? तो मतलब ये इनपुट मतलब जब हार्वेस्टिंग, प्री हार्वेस्टिंग या हम कह सकते हैं प्री सोइंग से लेके धान लगाने से लेके उसको निकालने तक, उसको ट्रांसपोर्ट करने तक के सभी खर्चे छोटे-मोटे जो खर्चे होते हैं, सीड का होगा, फर्टिलाइज़र का होगा, पेस्टिसाइड का होगा, ट्रांसपोर्टेशन का होगा, ये सारे खर्चे यहाँ से क्रेडिट कार्ड से आप कर सकते हो। तो इसलिए आंसर क्या होगा? यस, 5 भी अगर आप एलिमिनेट कर दो तो भी बी ऑप्शन है 1, 3, 4 1, 3 एंड 4 लगभग 3 लाख लाख रुपए तक की रकम लोन पे मिल सकती है देखो, तो ये बाद में आप पढ़ लो, ठीक है डिटेल्स। चलो नेक्स्ट है अगर प्राइस ऑफ राइस अफेक्ट करेंगे ऐसे कौन से फैक्टर्स इसमें से हैं? एमएसपी अगर दिया जाता है तो होगा इम्पैक्ट, ट्रेडिंग गवर्नमेंट ट्रेडिंग अगर करती है तो एक्सपोर्ट ज़्यादा बढ़ाती है तो इंडिया में कम बढ़ेगा तो शायद उसका इश्यू हो सकता है, फिर प्राइस हमारे यहाँ पे बढ़ेंगे। उसके बाद गवर्नमेंट स्टॉक करके रखता है तो भी प्राइस बढ़ सकते हैं क्योंकि स्टॉक होके रखा है तो मार्केट में कम है। सब्सिडी दी जाती है तो भी कहीं न कहीं यहाँ पे फ़र्क पड़ेगा, तो इसका आंसर क्या होगा? डी, ऑल ऑफ द अबोव मतलब सिंपल बात है। फैक्टर अफेक्टिंग द प्राइस ऑफ राइस, है ना? तो थोड़ा इसको अप्लाई करके देखो, थोड़ा इकोनॉमिक्स पे अप्लाई करना है आपको, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 पब्लिक इन्वेस्टमेंट इसमें से किसको कह सकते हैं? देखो, कोई भी चीज़ को अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, सार्वजनिक निवेश कर रहे हो, तो निवेश का मतलब क्या होगा? कि जिससे आपको रिटर्न आ जाए, ठीक है? या वो अभी मैंने इन्वेस्ट किया, उसके मुझे कहीं न कहीं रिटर्न्स मिलने वाले हैं। गवर्नमेंट के लिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है? तो एमएसपी फिक्सिंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ऑफ ऑल क्रॉप्स ये थोड़ा एक्सट्रीम नहीं लग रहा है? एमएसपी देने से क्या है कि हम सपोर्ट देते हैं, दैट इज़ नॉट इन्वेस्टमेंट। कंप्यूटराइज़ेशन ऑफ प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ होगा, ठीक है। वो लॉन्ग टर्म हम एक कंप्यूटराइज़ेशन डेटा कलेक्शन कर रहे हैं, जिससे हमें कहीं न कहीं फ़ायदा होगा समझने के लिए। सोशल कैपिटल डेवलपमेंट भी हो सकता है, फ्री इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, अब ये क्या है ना? यहाँ पे हम सपोर्ट दे रहे हैं फिर से, तो 4 क्या होगा मतलब पहले तो 1 ही कट कर दो, 1 कट कर दिया तो भी आंसर आता है आपका, ठीक है? 2 हो गया, 3 हो गया बट अब 4 आएगा क्या? नहीं, ये सपोर्टिव स्कीम है, ये सपोर्ट दे रहे हैं हम, सब्सिडाइज़ कर रहे हैं। वेवर ऑफ एग्रीकल्चर लोन चलेगा क्या? नहीं, ये भी इन्वेस्टमेंट है क्या? नहीं, ये सपोर्ट हम दे रहे हैं, तो जहाँ सपोर्ट होता है वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है? क्योंकि हम फार्मर्स की यहाँ पे मदद कर रहे हैं, तो आराम से आप 4 भी कट कर सकते हो, 5 कट कर सकते हो। सेटिंग अप कोल्ड स्टोरेज यस इट इज़ अ इन्वेस्टमेंट, है ना? जिससे कहीं न कहीं शेल्फ लाइफ बढ़ेगी, फूड ग्रेन्स वगैरह की या वेजिटेबल्स, फ्रूट्स की और जिससे गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होगा, राइट? तो 2, 3, 6 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जो थोड़ा इकोनॉमिक्स से इंटरलिंक करते हैं। नेक्स्ट है विथ रेफरेंस टू केमिकल फर्टिलाइजर्स देखो, इसका आंसर क्या होगा? साइड में लिख के रखो। एट प्रेजेंट द रिटेल प्राइस ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर इज मार्केट ड्रिवन एंड नॉट एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट, ऐसा है क्या?
बिल्कुल भी नहीं, है ना? उल्टा गवर्नमेंट तो सपोर्ट करता है ना, यहाँ पे भी सब्सिडाइज़ करता है फर्टिलाइज़र्स को और वो प्राइस को भी रेगुलेट करते हैं, जिससे कहीं न कहीं मतलब ज़्यादा प्राइस ना जाए, तो ये गलत है। अमोनिया व्हिच इज़ एन इनपुट ऑफ यूरिया इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम नेचुरल गैस, ठीक है? सल्फर व्हिच इज़ अ रॉ मटेरियल फॉर द फॉस्फोरिक एसिड फर्टिलाइज़र इज़ बाय प्रोडक्ट ऑफ द ऑयल रिफाइनरीज़, यस। तो आंसर क्या है? बी, 2 एंड 3, है ना? तो ये दोनों भी करेक्ट है, ये तो थोड़ा फैक्चुअल कैटेगरी में आता है। तो 1 ओनली इज़ द रॉन्ग, बाकी 2 एंड 3 इज़ करेक्ट। तो फर्टिलाइज़र रिलेटेड हो सके तो और भी चीज़ें पढ़ के रखो। थोड़ा इकोनॉमिक्स एंड एग्रीकल्चर काफ़ी अच्छा कनेक्ट होता है, उसको देखना। इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन्स टू द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एमएसपी बोनस इफ एनी पेड टू द फार्मर्स। तो इसमें थोड़ा-सा आपको डेफिनिशंस वगैरह देखने होंगे। आज हो सके तो एमएसपी की कंप्लीट डेफिनिशन देखो। इसमें ऑप्शन क्या है? सी, ठीक है? प्रोक्योरमेंट, इंसिडेंटल एंड डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह जो कॉस्ट होती है, वो उसमें ऐड की जाती है। हो सके तो इस डेफिनिशन को ज़रूर पढ़ लेना इकोनॉमिक्स में। एंड कौन डिक्लेयर करता है एमएसपी? सीएसईपी, ठीक है? उसमें क्या उनके कंसिडरेशन होते हैं? ए2 देखना, A2 plus FL, family labor also. C2, comprehensive cost, A2 FL, and rent value of owned land and interest on the owned capital assets also. तो ये सभी को एमएसपी के लिए कंसिडरेशन किया जाता है। चलो नेक्स्ट है। अब यही क्वेश्चन है जो मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको 23 क्रॉप्स का एमएसपी दिखाया था। इसमें से अब वो उसमें से कौन से है इसमें। चलो इसको कमेंट करो एंड इवन आपके साइड में भी लिख के रखो, कौन से क्रॉप पे एमएसपी दिया जाता है। आराम से इसमें से क्या कट हो सकता है? कॉफ़ी था क्या वहाँ पे? नहीं था, है ना? तो इफ यू एलिमिनेट द थर्ड ऑप्शन, ये इसको एलिमिनेशन को भी रखवा, तो भी आपका आंसर आ जाता है। बार्ले था, यस। फिंगर मिलेट था, मतलब बाजरा था, यस। ग्राउंडनट है, यस। एंड यस, सेसमे मतलब तिल है क्या? यस। हल्दी आती है क्या? नो। अरेका नट सुपारी आती है क्या? नो। एंड कॉफ़ी आता है क्या? नो। ना? तो इसलिए मैं कहता हूँ कि वो लिस्ट अच्छे से, ये वाली जो लिस्ट है वो अच्छे से पढ़ लो। ऑप्शन क्या है? बी, 2, 4, 5, 6 आ सकते हैं। देखो रिपीटेड क्वेश्चन आ सकता है। इसको स्टॉप करके अभी तो भी अगर नहीं लिखा है तो लिख लो। 7, 5, 7, 4, 7, 5, 7, 4, 7 cereals, 5 pulses, 7 oil seeds एंड 4 कमर्शियल क्रॉप्स। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब ये थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। मतलब ऑर्गेनाइजेशन लेवल थोड़ा अच्छा होना चाहिए आपका। नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन इज ऑपरेटेड अंडर द गाइडलाइन ऑफ रूरल नहीं आएगा, है ना? क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग वगैरह या ऐसे जो प्रोग्राम ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के जो प्रोग्राम वो कमर्शियल में आता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आता है, ठीक है? ना कि रूरल डिपार्टमेंट। तो दैट्स व्हाई इट इज रॉन्ग। बाकी सिक्किम हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट फुल्ली ऑर्गेनिक स्टेट, ये तो सभी को पता है, मतलब थर्ड मस्ट बी करेक्ट है और फर्स्ट रॉन्ग है। तो फर्स्ट रॉन्ग अगर है एंड थर्ड मस्ट बी करेक्ट है ना? तो इसमें से सेकंड अब चेक करना ही होगा। अपेडा बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूसेस होते हैं उसको एक्सपोर्ट करने के लिए मदद करता है। एंड वो सेक्रेट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनपीओपी है क्या? यस, करेक्ट है। ओके, तो 2 एंड 3 इज द ऑप्शन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, ये कुछ नया ऐसा जब आता है ना, डायरेक्ट राइस इंटेंसिफिकेशन, डायरेक्ट राइट सैपलिंग, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, राइट? तो ये मेथड मतलब जरूर देखा करो, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स वगैरह है। तो बेसिकली इसको हमने जनरेट किया था, मतलब या इन्वेंट किया था, या इसको अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि हम वाटर का यूज कम कर पाए, क्योंकि राइस इज अ वेरी वाटर इंटेंस क्रॉप। इससे सीड रिक्वायरमेंट भी रिड्यूस होगी, मीथेन प्रोडक्शन भी कम होगा, क्योंकि पानी कम यूज हो रहा है तो वाटर लॉगिंग कम होगा तो मीथेन भी कम निकलेगा, एंड इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी कम होगा। तो ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट इन दिस। तो देख लेना इसमें डीआरआई जो टेक्निक है, डायरेक्ट राइस इंटेंसिफिकेशन, इसमें यंग सीडलिंग का 8 टू 12 डेज का ओल्ड सीडलिंग्स का प्लांटेशन होता है एंड रिड्यूस द ट्रांसप्लांट शॉक ऑल्सो। वाइडर स्पेसिंग होता है इसमें, रिड्यूस वाटर यूज होता है, बहुत कम पानी यूज किया जाता है एज कम्पेयर टू द कन्वेंशनल मेथड जो पारंपरिक पद्धत है उससे। ऑर्गेनिक फार्मिंग यूज किया जाता है, मैकेनिकल वीडिंग भी होता है इसमें, जिससे इंक्रीज भी बढ़ती है क्या? मतलब क्या कहते हैं, यील्ड, उत्पादकता बढ़ती है इसमें डीआरआई में, तो यस बढ़ती है। रिड्यूस वाटर यूजेज भी देखो 30 टू 50% से कम होता है, डायरेक्ट आधा से पानी का यूज कम हो रहा है, तो बहुत अच्छा ये बेनिफिट है। रूट वगैरह प्लांट की हेल्थ भी अच्छी, एनवायरमेंट इको फ्रेंडली है क्या? यस,
ठीक है? तो ऐसे ही और अगर मेथड होगे तो ज़रूर देख लेना, ठीक है? नेक्स्ट है पर्माकल्चर इज़ डिफरेंट फ्रॉम कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग। इसका आंसर क्या होगा? देखो ज़रा पढ़ो इसको, स्टॉप कर लो और पढ़ो। तो देखो, पर्माकल्चर मतलब क्या है? परमानेंट एग्रीकल्चर बाय यूजिंग इको फ्रेंडली, एनवायरनमेंट फ्रेंडली फार्मिंग मेथड्स, ठीक है? तो इसमें आंसर क्या होगा? देखो मोनोकल्चर वगैरह है ना अवॉइड किया जाता है, बिल्कुल सही है, ठीक है? इसके बाद क्या है? तो कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग कैन कॉज़ एन इंक्रीज़ इन सॉइल सैलिनिटी, बिल्कुल क्योंकि पानी ज़्यादा डाला जाता है जब आप केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करते हो और जिससे सॉइल सैलिनिटी बढ़ती है, बट यहाँ पे बढ़ती है क्या? नॉट ऑब्जर्व इन पर्माकल्चर। कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग इज़ ईज़िली पॉसिबल इन सेमी एरिड रीजन बट पर्माकल्चर इज़ नॉट। अब देखो ये थोड़ा नेगेटिव जा रहा है ना? क्योंकि इको फ्रेंडली जब एग्रीकल्चर हम देखते हैं तब कम पानी में भी इसको कर सकते हैं। यही तो इसकी खासियत है ऑर्गेनिक फार्मिंग की, नेचुरल फार्मिंग की। इसलिए यहाँ पे ये गलत जा रहा है ना? कि वो कह रहे हैं नहीं पॉसिबल है। एंड फोर्थ अगर देखोगे तो मल्चिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है क्या? मतलब जब सॉइल को कवर किया जाता है और जिससे मॉइस्चर सॉइल का रोका जाता है या मेंटेन किया जाता है, जिससे पानी का कम आपको यूज़ करना पड़ेगा, राइट? एंड वो कह रहे हैं कि पर्माकल्चर में ये बहुत प्रिडोमिनेंट है बट नॉट नेसेसरली इज़ इन कन्वेंशनल, मतलब ये थोड़ा डिसेंट स्टेटमेंट है कि नॉट नेसेसरीली, मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट ज़्यादातर नहीं होता है केमिकल फार्मिंग में, राइट? तो इसलिए ये भी करेक्ट है। तो 1 टू 4 इज़ करेक्ट ऑप्शन। तो ज़रूर आज देखिए पर्माकल्चर क्या है? परमानेंट एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल फार्मिंग डिजाइन दैट द मिमिक्स द नेचुरल इकोसिस्टम टू क्रिएट अ सेल्फ सफिशिएंट एग्रीकल्चर लैंडस्केप। एंड ये बहुत अच्छी सूटेबल है जहाँ पे पानी कम है, एनवायरनमेंट ऑलरेडी डिग्रेड हुआ है वहाँ पे। ठीक है? जिसमें कैच एंड स्टोर एनर्जी है, प्रोड्यूस नो वेस्ट, इंटीग्रेट डोंट सेग्रीगेट, है ना? यूज़ वैल्यू डाइवर्सिटी, ये सारे बेनिफिट्स यहाँ पे है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें सॉइल कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन बहुत अच्छा होता है। बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन भी, ना? इसमें टेक्निक में एग्रो फॉरेस्ट्री है, मल्टी लेयर क्रॉपिंग है, वाटर हार्वेस्टिंग, ये सारी मेथड्स है, पॉलीकल्चर, कंपेनियन प्लांटिंग है, नेचुरल बंडिंग मटेरियल है, कंपोस्ट टॉयलेट्स है, ऐसे इसमें टेक्निक्स है। तो यूपीएससी ये भी पूछ सकता है कि पर्माकल्चर की टेक्निक्स कौन-सी है फॉलोइंग? है ना? तो इसको ज़रूर देखो। और भी टेक्निक्स होगी तो उसके है ना, हो सके तो नोट्स बना के रखना। क्योंकि इसके लिए कोई अदर सोर्स नहीं है, आपको ही थोड़े एफर्ट लेने ही होंगे गूगल पे, ठीक है? नेक्स्ट है पाम ऑयल। हुँ, देखो पाम ऑयल रिलेटेड स्टेटमेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कमेंट करो इसका आंसर क्या होगा या आप साइड में लिख के रखो और क्रॉस चेक करो। यूजुअली बहुत लोगों का ये गलत हुआ था जब 2021 का मैंने देखा था पेपर। तो पाम ऑयल सबको लगता है कि है ना साउथ ईस्ट एशिया मतलब इंडोनेशिया में है, थाईलैंड में है, मलेशिया में है, व्हाटएवर। बिल्कुल है, आज वहाँ पे बहुत प्रोडक्शन है, बट इट इज़ नॉट नेटिव टू दैट एरिया, राइट? ये नेटिव किससे है? अफ्रीका से, ठीक है? इसलिए 1 अगर रॉन्ग कर दो तो एक ही ऑप्शन है 2 एंड 3, ठीक है? तो एक ही ऑप्शन बचता है 2 एंड 3। तो ये अफ्रीका से नेटिव है, याद रखें अफ्रीका से नेटिव, बाद में इधर जाके वो बहुत फैल गया। बाकी फिर ये लिपस्टिक, परफ्यूम्स आजकल बहुत सारे प्रोडक्ट्स में ये यूज़ किया जा रहा है, चाहे कॉस्मेटिक्स हो, चिप्स हो, फूड प्रोडक्ट्स हो, फूड प्रोसेसिंग हो, रेस्टोरेंट्स हो, है ना? और ये बहुत ही मतलब अच्छा नहीं माना जाता है। इसको बायोडीज़ल में यूज़ करें तो ठीक है, बट फूड में इसका डेफिनिटली कंज़म्पशन कम होना चाहिए क्योंकि इट इज़ वेरी अनहेल्दी, है ना? सो 2 एंड 3 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है? इट इज़ अ अफ्रीकन, नेटिव टू अफ्रीका। नेक्स्ट है लीस्ट वाटर एफिशिएंट क्रॉप कौन-सा है? ये भी बहुत लोगों ने बस पढ़ने की वजह से गलत पढ़ने की वजह से गलत कर दिया। हमें लगता है कि वाटर एफिशिएंट क्रॉप कौन-सा है, हम धड़ाम से जाके हिट कर देते हैं मिलेट्स वगैरह पे। बट यहाँ पे उन्होंने क्या पूछा है लीस्ट वाटर एफिशिएंट, मतलब सबसे कम वाटर एफिशिएंट कौन है? तो ऑब्वियसली कौन है? जहाँ पानी ज़्यादा लगता है वो है देखो शुगरकेन। हिंदी में अच्छे से पढ़ के आपको मे बी फास्ट समझ में आएगा। इसलिए कभी-कभार हिंदी में भी एक बार क्रॉस करते जाओ कि कौन-सी फसल सबसे कम पानी की खपत करती है ना? मतलब निम्नलिखित में से कौन-सी फसल सबसे कम पानी की खपत करती है? मुझे लगता है कि हिंदी में इसका शायद थोड़ा-सा डिफरेंट ट्रांसलेशन हुआ है बट सबसे कम पानी की खपत करती है। कौन-सी फसल सबसे कम पानी की खपत करती है? नहीं, ये थोड़ा गलत होगा शायद। एक बार आप चेक कर लेना हिंदी में। बट लीस्ट वाटर एफिशिएंट मतलब जिसमें वाटर एफिशिएंसी सबसे कम है, वो कौन है फिर? शुगरकेन। ठीक है?
ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, जिसमें देख लेना शुगर केन को कितना पानी लगता अगर वो है। मिलेट्स का दिया है, जो कि बहुत कम है, बाकी क्रॉप्स है। बाकी शुगर केन जो लिया जाता है सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र, यूपी या टॉप में आता है। एंड इंडिया अभी शुगर केन में वर्ल्ड में टॉप हो चुका है ब्राज़ील को सरपास कर। नेक्स्ट है क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। ये थोड़ा अगेन करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चन है देखो। इसका आंसर क्या होगा? हिंदी वाले इसको स्टॉप करके पढ़ ले, फास्ट इसको स्टॉप करके पढ़ ले। तो आंसर इसका डी ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। अभी ये करंट के है तो प्लीज आपके एंड से थोड़ा इसको चेक कर लेना। क्लाइमेट स्मार्ट विलेज अप्रोच इन इंडिया जो है वो इट इज लेड बाय द क्लाइमेट चेंज है ना, CCAFS इंटरनेशनल रिसर्च कुछ प्रोग्राम है। इट इज प्रोजेक्ट ऑफ CCAFS इज कैरिड आउट अंडर द कंसल्टेटिव ग्रुप ऑफ CGLAR। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो मैं सच में कहूंगा आते हैं तो ही अटेंड करो, अदरवाइज यू कैन स्किप इट। क्योंकि अगर आपने करंट में अच्छे से पढ़ा है देन ओनली अटेंड दैट, ओके, बिकॉज कोई भी इसमें से रॉन्ग हो सकता है, काफी लेंदी भी क्वेश्चन है। ठीक है, एनीवेज बट इसका आंसर क्या है? ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट है बायोचर। ये आना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए क्योंकि ये स्टैटिक में आता है। बायोचर एनवायरमेंट प्लस ज्योग्राफी इसमें भी कनेक्ट हो सकता है और इसका यूज एप्लीकेशन हम एग्रीकल्चर में कर रहे हैं। देखो, तो वर्टिकल फार्मिंग में बायोचर बेसिकली, अब इसका आंसर आप पहले स्टॉप करके साइड में लिख के रखो, क्या होगा इसका आंसर? यस, इसमें भी होगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, 26 का देखो, जो हिंदी मीडियम के है इसको स्टॉप करके पढ़ लो। तो देखो बायोचर मतलब क्या होता है, देखो एक प्रकार से जिसको हम पायरोलिसिस काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी या स्लो बर्निंग करके जो वुड वगैरह पार्टिकल है, स्टबल का पार्ट है ना, तो उसको हम एकदम से कोल में भी नहीं कन्वर्ट कर रहे और कोल से पहले का स्टेज एक प्रकार से, राइट? और उसको हम वर्टिकल फार्मिंग में भी यूज करते हैं। इसको सॉइल में भी यूज किया जाता है जिससे CO2 सिंक भी बढ़ता है। मतलब CO2 सिक्वेस्ट्रेशन होता है कि बायोचर से बिल्कुल होता है। इवन हम हमारे घर में बहुत बार ऐसे कोल के कुछ है ना बायोचर रखते हैं तो उसमें ह्यूमिडिटी भी कम करता है। और जिसमें ड्रॉट टॉलरेंस भी होता है, मतलब जिसमें पानी होल्ड करने की क्षमता भी होती है, इंक्रीज मॉइस्चर रिटेंशन, इंप्रूव न्यूट्रिएंट्स आल्सो, माइक्रोबियल एक्टिविटी भी यहाँ पे इंप्रूव होती है, पेस्ट डिसीज कंट्रोल भी होता है एंड सॉइल की जो टिल्थ है वो भी मेंटेन होती है। मतलब बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो इसमें ऑल ऑफ द अबव करेक्ट होगा। ठीक है, ग्रोइंग मीडियम इट एनेबल्स द मीडियम टू रिटेन द वाटर, यस, पानी होल्ड करके रखता है। आजकल वो घरों में भी छोटे-छोटे फ्लावर्स मतलब प्लांट्स आते हैं ना, इंडोर प्लांट्स होते हैं, तो उसमें वो बायोचार डाल के देते हैं सो दैट आप थोड़ा भी पानी डाल दो तो भी वो काफ़ी दिन के लिए टिके रहता है उसमें। सो दिस इज़ बायोचार। नेक्स्ट है, इट इज़ अ चारकोल लाइक देखो प्रोडक्ट, स्लो पायरोलिसिस से ये बनता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर इसमें से कौन-सा होगा? सबको साइड में लिखना है, क्या आंसर होगा इसका देखो? इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर मतलब जो एनवायरनमेंट में भी है, मतलब बाहर है और वो फ्रेंडली है एग्रीकल्चर एनवायरनमेंट को लेके। अगर कोई इंडोर में होता है, दरवाजे के अंदर होता है कोई, तो वो एनवायरनमेंट में नहीं है, तो उसको हम इको फ्रेंडली नहीं कह सकते। ठीक है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस यहाँ पे देखना होगा, समझना होगा। जैसे वर्टिकल फार्मिंग ये इंडोर होता है, तो एनवायरनमेंट में है ही नहीं तो इको फ्रेंडली कैसे कहे उसको? बाकी 1, 2, 3 इज करेक्ट। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन आप कर रहे हो, लेग्यूम में इंटेंसिफिकेशन मतलब जहाँ पे अ, है ना, ऐसे क्रॉप्स हम ले रहे हैं कि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करे। टेंशियोमीटर यूज़ मतलब पानी में मतलब सॉइल में कितना पानी है वो हमेशा हम चेक करेंगे उसका टेंशियोमीटर से, और जिससे सिर्फ़ ऊपरी परत अगर अ, ड्राई हो जाती है तो फिर इमीडिएटली पानी देने की ज़रूरत नहीं, तो अंदर कितना पानी है वो मैटर करता है। इसलिए आपके पानी के रोटेशन कम हो सकता है ना? तो इसमें आंसर क्या है? ए, 1 इज़ करेक्ट, 2 इज़ करेक्ट, 3 इज़ करेक्ट। जिससे वाटर एफिशिएंसी बढ़ेगी थर्ड से, इससे नाइट्रोजन फिक्सेशन बढ़ेगा एंड क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन से न्यूट्रिएंट बैलेंस होगा। ठीक है? एंड वर्टिकल फार्मिंग इज़ इंडोर, ये भी अच्छी फार्मिंग है बट इट इज़ इंडोर, तो वो इको फ्रेंडली नहीं आती है। ठीक है? 1, 2, 3 नेक्स्ट ज़ीरो टिलेज, इसको स्टॉप करो
और पढ़ लो अच्छे से। अब हिंदी मीडियम वाले स्टॉप करके पढ़ लो। तो सोइंग ऑफ व्हीट इज पॉसिबल विदाउट बर्निंग ऑफ द रेसिड्यू क्रॉप्स। मतलब देखो, सबसे पहले तो जीरो टिलेज, नो टिल भी कहते हैं इसको, नो टिल। मतलब आप पूरा प्लगिंग करने की जरूरत नहीं है। डीप प्लगिंग जिसको हम कहते हैं, नॉर्मल प्लगिंग किया जाएगा या ड्रिलिंग मेथड से सॉइल में अंदर सीड छोड़ा जाएगा। प्रीवियस क्रॉप भी होगा अगर उधर, तो उसके बीच में जो जगह होगी वहां पे भी आप प्लांटेशन कर सकते हो, प्रीवियस वैसे ही रखे। ठीक है। विदाउट नीड ऑफ द नर्सरी राइस सैपलिंग वगैरह उसमें ये किया जा सकता है। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इज पॉसिबल डेफिनेटली, क्योंकि अगर आप डीप प्लग करते हो तो सभी सॉइल, है ना, हम एक प्लगिंग की वजह से क्या होता है, उसके मिनरल्स बाहर आ जाएंगे, उसके माइक्रोब्स बाहर आ जाएंगे, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हम देख रहे हैं, या जो अंदर जो माइक्रो स्पीसीज होते हैं वो बाहर आ सकता है। सनलाइट को एक्सपोज हो गए वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। पानी भी, मॉइस्चर अंदर का सॉइल का बाहर आएगा, वो भी सनलाइट से एक्सपोज होगा तो इवापोरेट हो जाएगा। ठीक है। और इतना डीप प्लगिंग करोगे तो CO2 भी बाहर निकलेगा, क्योंकि अंदर भी CO2 सिक्वेस्ट्रेटेड, वो भी बाहर निकलेगा। तो इसीलिए जीरो टिलेज मतलब क्या है कि नो प्लगिंग। एकदम सिंपल करके बताऊं तो ज्यादा प्लगिंग नहीं करेंगे हम, एकदम लाइट लाइट प्लगिंग होगा ऊपर ऊपर, और वहां पे फिर क्या होगा, सीड डाला जाएगा। न्यू क्रॉप इज प्लांटेड इन द रेसिड्यू, ऑलरेडी जो पहला वाला है उसके ही बीच में दिख रहा है आपको, ये लगाया जाएगा और वो पहला वाला अपने आप डिकम्पोज होते जाएगा। तो ये एक इको फ्रेंडली डेफिनेटली मेथड है, इसी को कहते हैं यस जीरो टिलेज। ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। देखो इस प्रकार से प्लांटिंग नो टिल सिस्टम। तो नो टिल इज गुड, डेफिनेटली नो टिल इज अ गुड मेथड एंड इको फ्रेंडली, एनवायरमेंट फ्रेंडली मेथड। इसको जीरो टिल भी कहते हैं, जीरो टिलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्टिगेशन, फर्टिलाइजर एंड इरिगेशन, इसको कहते हैं फर्टिगेशन। स्टॉप करके पढ़ लो, जो हिंदी मीडियम है इसको स्टॉप करो, पढ़ लो। कृषि उर्वरीकरण, उर्वीकरण, उर्वरीकरण। ठीक है। तो फर्टिलाइजर इरिगेशन में ही, ड्रिप इरिगेशन आप कर रहे हो उसमें फर्टिलाइजर डिजोल्व करके दे दो, जिससे क्या होगा, आपकी एक्टिविटी, मतलब यहाँ पे क्या होगा कि जो आप स्प्रेड कर रहे थे फर्टिलाइजर वो नहीं करने पड़ेगा, राइट। और जिससे फर्टिलाइजर का यूज कम होगा। ठीक है। क्या होगा इसका आंसर फिर, increase ability of nutrient to the plants, yes. Reducing the leaching of chemical, yes. Efficient application of rock phosphate and all other fertilizers is possible. Controlling alkalinity, है ना, of irrigation water is possible. तो क्या होगा इसमें आंसर देखो, तो अल्कलिनिटी जो हम देख रहे हैं, है ना, वो आप देखो, है ना, सी इज द राइट आंसर। 1 है, 3 है एंड 4 है, बिकॉज अब ऑल ऑफ द वो तो नहीं था। अच्छी बात है, नहीं तो आप बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते। ऑल अदर फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर इज पॉसिबल, ऐसा कहा है, मतलब थोड़ा एक्सट्रीम है। इफिशिएंट एप्लीकेशन ऑफ रॉक फॉस्फेट है एंड ऑल अदर, है ना, ये ऑल अदर मतलब थोड़ा एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, राइट। मतलब सभी के सभी फर्टिलाइजर फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर में पॉसिबल नहीं होता है। तो सेकंड इज रॉन्ग, 1 3 4 इज करेक्ट। तो इट इज अ फर्टिलाइजर एप्लीकेशन इनकॉर्पोरेट विद इन द इरिगेशन water by drip system in the fertilizer solution is distributed evenly in irrigation. नेक्स्ट है एग्रीकल्चर सॉइल के बारे में देखो। ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर से वो कह रहे हैं कि ड्रास्टिकली रिड्यूस होती है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ये तो उल्टा हो गया, राइट। तो क्या आंसर होगा इसका, देखो बी, डायरेक्टली पहले में ही कट हो रहा है। जितना ऑर्गेनिक मैटर्स हो गए तो उतना क्या होगा, वाटर होल्डिंग जो है उल्टा ज्यादा बढ़ेगी, राइट। तो पहला रॉन्ग है, फर्स्ट अगर इनकरेक्ट है तो एक ही ऑप्शन है, 3 ओनली। सॉइल डज नॉट प्ले एनी रोल इन सल्फर साइकिल, ऐसा तो नहीं, उल्टा सल्फर साइकिल सॉइल में ही होती है। तो सेकंड आल्सो रॉन्ग एंड थर्ड इज करेक्ट। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, इसको स्टॉप करके पढ़ लो। कंजर्वेटिव एग्रीकल्चर क्या होता है, हिंदी मीडियम वाले इसको स्टॉप करके पढ़ लो। ठीक है। इसका आंसर साइड में लिखो, क्योंकि लंबा क्वेश्चन है, 1 2 मिनट है आपके लिए, पढ़ लो इसको फास्ट।
सॉरी। हाँ, चलो। तो इसका आंसर क्या होगा? कंजर्वेटिव एग्रीकल्चर। तो देखो कंजर्वेशन अगर हम कर रहे हैं एग्रीकल्चर में, तो मिनिमम टिलेज जो अभी हमने देखा वो तो सबसे अच्छा तरीका है, राइट? अवॉइडिंग द कल्टीवेशन ऑफ प्लांटेशन क्रॉप्स, ये थोड़ा ना, हम प्लांटेशन क्रॉप्स लगाएंगे नहीं। टी कल्टीवेशन, कॉफी कल्टीवेशन, इनको प्लांटेशन कहते हैं हम। बनाना प्रोडक्शन होगा, है ना? वो भी मतलब थोड़ा सा अलग हो जाता है। थ्री अगर एलिमिनेट कर दो तो डायरेक्ट आपका ऑप्शन आ रहा है, देखो क्योंकि गिव अप नहीं करना है, एक एक स्टेटमेंट को आपको देखना है। कहीं ना कहीं एक्सट्रीमिटी दिख जाती है आपको। तो आंसर क्या होगा? टू करेक्ट है, यस। है ना? अवॉइडिंग द मोनोकल्चर वो उन्होंने दिया है। अडॉप्टिंग मिनिमम टिलेज, यस। यूजिंग क्रॉप रेसिड्यू टू कवर द सॉइल, जिसको मल्चिंग कहते हैं, जिससे मॉइस्चर बना रहेगा अंदर की तरफ। एंड फाइव है अडॉप्टिंग स्पेशल एंड टेम्पोरल क्रॉप सीक्वेंसिंग, यस, क्रॉप रोटेशन, ये भी अच्छा तरीका ही माना जाता है। तो 2 4 5 इज द परफेक्ट आंसर, है ना? तो आंसर इज सी। ठीक है, न्यूनतम, है ना, जुताई अपनाना, उसके बाद मिट्टी का सतह ढका, मतलब उसको मल्चिंग कहेंगे। एंड बाकी फोर्थ एक चेक कर लेना फिफ्थ वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर कंजर्वेशन में कौन सा इसमें से हेल्प करेगा? ठीक है, अप्लाइंग जिप्सम, रिड्यूस्ड और जीरो टिलेज ऑफ द लैंड, यस, अभी हमने देखा। अप्लाइंग जिप्सम बिफोर इरिगेशन इन द फील्ड, और ये तो अभी हमने देखा है ना, मतलब 1 एंड 3 तो परफेक्टली करेक्ट है। और इसका आंसर क्या है? यस, 1 एंड 3 इज करेक्ट। जिप्सम बिफोर द इरिगेशन इन द फील्ड, ये नहीं आएगा, है ना? अप्लाइंग जिप्सम, उल्टा इसमें अगर पानी ज्यादा होगा तो वो कम, मतलब उसका इफेक्ट कम करने के लिए फिर जिप्सम यूज किया जाता है, राइट? तो इसलिए वो नहीं आएगा। इनफिल्ट्रेशन प्रॉब्लम ऑफन ऑकर्स इन फार्म्स एंड डज नॉट एंटर द सॉइल रैपिडली, तो जिप्सम हेल्प्स टू डिसोल्यूशन ऑफ द सॉल्ट क्ले पैन फाउंड इन द सॉइल, मतलब जहां पे पानी ज्यादा हो चुका है, जहां पे वाटर लॉगिंग ज्यादा हुआ है ना, एंड जिससे परकोलेशन अफेक्ट हुआ है, तो ऐसे जगह पे जिप्सम यूज किया जाता है, मतलब पानी का जो लॉगिंग है या फिर सैलिनिटी कम करने के लिए। और जहां पे ऑलरेडी पानी कम है या वाटर कंजर्वेटिव मेजर्स आप कर रहे हो, वहां पे जिप्सम नहीं यूज होता है। ठीक है, तो 1 एंड 3 इज करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, व्हाट कैन बी द इम्पैक्ट ऑफ एक्सेसिव इनएप्रोप्रिएट यूज ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स? इनएप्रोप्रिएट मतलब गलत प्रकार का यूज है। देखो इसको स्टॉप करके पढ़ लो। तो सीधी बात है, यहाँ पे एक स्टेटमेंट आपको दिख रहा है, एसिडिटी बढ़ेगी या सैलिनिटी बढ़ेगी जब आप बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर यूज करते हो, तो क्षारता बढ़ती है ना? तो अगर आपने यहाँ से सेकंड अगर एलिमिनेट कर दिया तो एक ही ऑप्शन है ना? यहाँ पे अब देखो, एक मिनट, जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड। इंक्रीज इन द एसिडिटी ऑफ सॉइल कैन टेक प्लेस, लीचिंग ऑफ नाइट्रेट, हाँ, ये भी रहेगा। यस, एसिडिटी भी यहाँ पे यूज होगी क्योंकि कुछ और नाइट्रोजन फर्टिलाइजर यहाँ पे दिखेगी आपको। लीचिंग ऑफ नाइट्रेट टू द ग्राउंड वाटर कैन ऑकर, यस, ये भी होगा। एंड प्रोलिफरेशन ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग, मतलब मिट्टी के नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जो सूक्ष्म जीव है का प्रसार हो सकता है ना? तो वो ऑलरेडी यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगी क्योंकि इतना फर्टिलाइजर अगर हम यूज कर रहे हैं, तो दैट विल आल्सो अफेक्ट, ओके। बट तभी एक बार है ना, इसका आंसर चेक कर लेते हैं हम, बिकॉज आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, एक्सट्रीमली सॉरी। फर्टिलाइजर एग्रीकल्चर डज नॉट कंट्रीब्यूट, हाँ हाँ, एग्जैक्टली, हाँ, ये तो सही है। बट प्रोलिफरेशन ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव का प्रसार कह रहे हैं, हाँ, ऑब्वियसली सूक्ष्म जीव का प्रसार यहाँ पे होगा क्या? प्रोलिफरेशन मतलब उनका बढ़ना होगा क्या? मुझे लगा यहाँ पे कम था, सॉरी। ठीक है, वो बढ़ेगा कि नहीं? उल्टा केमिकल फर्टिलाइजर यूज करोगे तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो कम हो जाएंगे, ना कि यहाँ पे बढ़ेंगे, राइट? तो ये इनकरेक्ट है डेफिनेटली। वन अगर एलिमिनेट कर दो तो थ्री इज तो परफेक्टली करेक्ट है, तो 2 एंड 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, और टू तो ऐसे भी करेक्ट दिया उन्होंने, ठीक है। तो 2 एंड 3 ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट है सस्टेनेबल शुगर केन इनिशिएटिव। इसका देखो आंसर क्या होगा, सस्टेनेबल शुगर केन इनिशिएटिव। हिंदी मीडियम वाले इसको स्टॉप करके पढ़े, सतत गन्ना पहल कुछ है। इसका आंसर क्या है फिर? बी। 1 करेक्ट है, 2 करेक्ट है एंड 4।
देयर इज़ नो एप्लीकेशन ऑफ केमिकल इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र एट ऑल। अब ये दिख रहा है एक्सट्रीम स्टेटमेंट है एट ऑल इन दिस, है ना? मतलब कुछ भी फर्टिलाइज़र, है ना? यहाँ पे केमिकल यूज़ ही नहीं होगा, ऐसा कहा जा रहा है, वो बिल्कुल भी गलत है। एक्सट्रीमिटी दिख रही है आपको यहाँ पे, तो स थर्ड यहाँ पे रॉन्ग होगा, तो एक ही ऑप्शन है 1, 2, 4। सीड कॉस्ट इज़ वेरी लो इन दिस कंपेयर्ड टू द, मतलब ठीक है, ये डिसेंट स्टेटमेंट है। ड्रिप इरिगेशन कैन बी प्रैक्टिस्ड वेरी इफेक्टिवली इन दिस, यस। एंड द स्कोप ऑफ इंटरक्रॉपिंग इज़ मोर, यस, ठीक है। बट ये ऐसा जब स्टेटमेंट आएगा तो समझ लेना कि एक्सट्रीमिटी है, तो कट कर सकते हैं आप उसको। तो ऑप्शन क्या है? 1, 2, 4। तो इसको बाद में आप स्टॉप करके पढ़ लो, ये क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें से कौन से बायो फर्टिलाइजर बोल के हम यूज कर सकते हैं? एगारिकस, नॉस्टॉक एंड स्पाइरोगैरा। तो आंसर क्या है? बी, 2 एंड 3। एगारिकस नहीं होता है, एगारिकस नहीं होता यूज, बाकी नॉस्टॉक एंड स्पाइरोगैरा जो है वो नाइट्रोजन फिक्सिंग के लिए यूज किया जाता है। तो देखो, नाइट्रोजन फिक्सिंग में क्लोस्ट्रिडियम है, एजोटोबैक्टर है, नॉस्टॉक है, एनाबेना है, राइजोबियम है, एजोला है ना? उसके बाद एजोस्पिरिलियम भी एक आता है, वो सब है। ठीक है, बाकी इसमें जो उन्होंने दिया था एगारिकस वो नहीं आएगा बस, ठीक है, बाकी सभी है। इसको लिख के रखो, प्रीलिम से पहले एक बार रिवाइज करके जाना इसको, कि नाइट्रोजन फिक्सिंग, फास्फोरस फिक्सिंग कौन करता है, एंड एनरिच द कंपोस्ट आल्सो। चलो नेक्स्ट है, तो इसको प्लीज स्टॉप करके आप बाद में नोट्स बना लेना। नेक्स्ट आता है देखो, तो फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स में देखो, सम स्पीसीज ऑफ विच अबव काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म आर एम्प्लॉयड एज बायोपेस्टिसाइड। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, हो सके तो आप आज बायो फर्टिलाइजर्स कौन से हैं एंड बायोपेस्टिसाइड कौन से है, राइट? इसकी एक लिस्ट बना के रखो, अगर कल जाके कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको आपके पास लिस्ट रहेगी, ठीक है? बायो फर्टिलाइजर एंड बायोपेस्टिसाइड्स। तो बैक्टीरिया है, फंगा है, फ्लावरिंग प्लांट्स है, जिसको हम बायोपेस्टिसाइड बोल के यूज कर सकते हैं। तो इसमें क्या है? ऑल ऑफ द अबव। एक ऐसा ही क्वेश्चन था जिसमें वायरस दिया था, तो वायरस नहीं आता है, याद रखना, वायरस नहीं आएगा। बैक्टीरिया, यस, एंड मतलब एज अ बायोपेस्टिसाइड काम कर सकते हैं। बायोपेस्टिसाइड मतलब कि जहाँ पे हम वो डिफरेंट पेस्टिसाइड यूज करते हैं केमिकल वाले, तो उसके अलावा बायो पेस्टिसाइड्स यूज किए जाएंगे। फंगाई है, फ्लावरिंग प्लांट्स है, ठीक है, कीटकनाशक जिसको हम कहते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है, यहाँ पे देख सकते हो बायोपेस्टिसाइड का एक पूरा मैप है। तो इसमें देखो, अ, नीम वगैरह है ना? यहाँ पे गार्लिक एक्सट्रैक्ट है, वो भी देख लेना। फंगाई में भी कुछ आते हैं, बट यहाँ पे एग्जांपल नहीं है। बैक्टीरिया में है देखो, बैक्टीरिया में भी कुछ है, वायरस भी यहाँ पे रहेगा, माइक्रोबियल पेस्टिसाइड्स में रहेगा वो, नोमैटोड्स एंड प्रोटोजोन आल्सो इज देयर। सो दीज आर ऑल बायोपेस्टिसाइड्स, ठीक है। फंगाई, बैक्टीरिया, वायरस, नेमाटोड्स एंड प्रोटोजोआ। नेक्स्ट है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, जहां पे CO2 सिंक हो सकता है या CO2 स्टोर रहेगा, ऐसी मेथड कौन सी है? कंटूर बंडिंग, रिले क्रॉपिंग एंड जीरो टिलेज, है ना? जिसमें से अभी तो हमने देखा जीरो टिलेज, मतलब ये तो परफेक्ट ही है, जीरो टिलेज तो होना चाहिए। बस कंटूर बंडिंग देख लेना, तो वो आएगा क्या, है ना? मतलब ये एक इको फ्रेंडली मेथड हम कह सकते हैं, जहाँ पे स्लोप वगैरह मैनेजमेंट किया जाता है ना? इक्वल लेयर पे स्लोपिंग रखा जाता है, बट इसमें CO2 सिक्वेस्ट्रेशन ऐसा नहीं है। ये एक प्रकार से क्रॉपिंग की मेथड है, या फिर हम कह सकते हैं कि स्लोप मैनेजमेंट की मेथड है कंटूर। रिले क्रॉपिंग मतलब क्रॉप कैसे लगाया जाएगा कि एक क्रॉप निकलने से पहले, उसको हार्वेस्ट करने से पहले दूसरे की हाफ ग्रोथ होनी चाहिए, जिससे सॉइल कंजर्वेशन हम कह सकते हैं, है ना? या सॉइल लीचिंग जो होने वाला था वो नहीं होगा। बट यहाँ पे CO2 सिक्वेस्ट्रेशन रहेगा, ऐसा परफेक्टली नहीं है। जहाँ पे ज़ीरो टिलेज है वो तो ज़रूर आपको दिखेगा, 3 ओनली इज़ द करेक्ट, है ना? तो इसलिए ऑप्शन बी, 3 ओनली। देखो, कंटूर बंडिंग, लैंड मैनेजमेंट प्रैक्टिस फॉर मार्जिनल स्लोपिंग इन हिली लैंड्स, ठीक है? तो इसमें CO2 रहेगा, सिक्वेस्ट्रेशन नहीं। पहले दोनों जो वो है, कंटूर बंडिंग होगा या रिले क्रॉपिंग, वो हम कह सकते हैं सॉइल कंजर्वेशन की मेथड है, ना कि CO2 सिक्वेस्ट्रेशन, ठीक है? सॉइल कंजर्वेशन।
एंड इवन थर्ड इज ऑल्सो सॉइल कंजर्वेशन, जीरो टिलेज सॉइल कंजर्वेशन भी है और CO2 सिक्वेस्ट्रेशन में भी है। ठीक है, तो दिख रहा है आप आपको जीरो टिलेज होगा तो डीप प्लगिंग नहीं है। अगर होता तो देखो CO2 बाहर निकलता, H2 बाहर निकल, H2 मतलब वही वाटर बाहर निकलता और उसके नेगेटिव इम्पैक्ट। बस अब यहाँ देखो CO2 पूरा सिक्वेस्ट्रेटेड है एंड वाटर भी यहाँ पे मेंटेन्ड है। इसी को कहते हैं टिलेज मेथड, जीरो टिलेज, विच इज वेरी गुड मेथड। नेक्स्ट है पल्स प्रोडक्शन के बारे में देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। स्टॉप करके पढ़ लेना, हिंदी मीडियम स्टॉप करके पढ़ लो। काले चने की खेती खरीफ और रबी दोनों फसलों में रूप में की जाती है। अकेले हरे चने की दाल उत्पादन में लगभग आधी हिस्सेदारी है। ठीक है, in the last 3 decades, while the production of kharif pulses has increased, in the production of rabi pulses has decreased. तो इसमें क्या आंसर होगा? ए, है ना? वन ओनली इज द करेक्ट। ये जो ब्लैक ग्राम है कैन बी यूज्ड एज बोथ, यस, एंड अलोन अकाउंट्स फॉर नियरली हाफ पल्सेस। जो ग्रीन ग्राम जो है हरा चना, है ना, हाफ ऑफ द पल्सेस, मतलब पूरे पल्सेस के जो प्रोडक्शन के उसके हाफ ग्रीन ग्राम है क्या? इतना भी प्रोडक्शन नहीं है। देखेंगे आगे हम। इन द लास्ट 3 decades, while the production of खरीफ pulses has increased, the रबी, उल्टा रबी में ज्यादा पल्सेस लिए जाते हैं और वो डिक्रीज नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये रॉन्ग है। 2 and 3 इज रॉन्ग, ओनली 1 इज करेक्ट। ठीक है, बाद में इसको आप स्टॉप करके पढ़ लो, एकदम डेटा के साथ दिया है क्या है क्या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है खरीफ क्रॉप्स के बारे में देखो। इन द लास्ट 5 years, मतलब ऐसे ना प्रोडक्शन बेसिस पे, इकोनॉमिक्स पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो खरीफ प्रोडक्शन टोटल, रबी प्रोडक्शन टोटल है वो प्रीलिम से पहले अगर आपका रह गया है तो प्लीज चैट जीपीटी गूगल करके पढ़ के जाओ। एरिया अंडर द राइस कल्टिवेशन इज हाईएस्ट, एरिया अंडर द कल्टिवेशन ऑफ जवार। स्टॉप करके पढ़ो इसको, हिंदी मीडियम वाले स्टॉप करके पढ़ लो। चावल की खेती का क्षेत्रफल सबसे अधिक है, जवार का खेती का क्षेत्रफल तिलहीन खेती से अधिक है, कपास की खेती क्षेत्रफल गन्ने की खेती से अधिक है, और गन्ने की खेती का क्षेत्रफल लगातार कम होते जा रहा है ना, लगातार। अब ये थोड़ा डाउटफुल लग रहा है, राइट? तो यहाँ पे आंसर क्या है? यहीं पे आंसर आ जाता है आपको। उल्टा शुगर केन बढ़ रहा है, प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है। तो 4 अगर गलत कर दो तो ओनली 1 and 3 इज करेक्ट। एरिया अंडर राइस कल्टिवेशन इज हाईएस्ट, ठीक है, यस, एंड एरिया ऑफ कॉटन कल्टिवेशन इज मोर देन दैट ऑफ शुगर केन, यस, एंड जवार का जो है एरिया देन दैट ऑफ ऑयल सीड से ज्यादा है क्या? नहीं, है ना, ऑयल सीड का ज्यादा आएगा। तो इसलिए 1 करेक्ट है, 3 करेक्ट है। ऑयल सीड का एरिया अंडर ऑयल सीड हमारा इंडिया का ज्यादा है एज कम्पेयर विद जवार। जवार महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा प्रोड्यूस की जाती है, राइट, और बाकी फिर एमपी वगैरह में थोड़ी बहुत है, उसके बाद वो कम हो जाती है, बट जबकि ऑयल सीड का एरिया बहुत बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रो इरिगेशन के रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट देखो सही है? फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट लॉस कैन बी reduced. It is the only mean of irrigation in dry land farming. In some areas of farming, resetting of the groundwater table can be checked. तो देखो सीधी बात है कि पहला और तीसरा स्टेटमेंट जनरल है। ओनली जब आ गया तभी बात खत्म हो जाती है। अब ऐसे क्वेश्चन थोड़े कम ही पूछते हैं क्योंकि यूपीएससी जानते हैं, बच्चे समझ चुके हैं एक्सट्रीमिटी क्या होती है। इट इज द ओनली मीन ऑफ इरिगेशन, मतलब ड्राई लैंड फार्मिंग एक ही है क्या? नहीं ना, यहाँ पे हम अलग अलग प्रकार के सिंचन सुविधा यूज कर सकते हैं। तलिया इरिगेशन है, मल्चिंग है, ड्रिप इरिगेशन है, या और भी वर्टिकल फार्मिंग्स होता है, अलग अलग फार्मिंग मेथड है ना। तो ओनली मतलब एक्सट्रीम है, इनकरेक्ट है। 1 and 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 41 देखो, इंडिया इज मोर अरेबल एरिया, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देखो 2023 का है। पढ़ लो पहले। देन चाइना, द प्रोपोर्शन ऑफ इरिगेटेड एरियाज इज मोर in India as compared to China. The average productivity per hectare in India agriculture is higher than that of China. क्या होगा इसका आंसर? यस, आंसर इज ए, ओनली 1। तो देखो इसमें सेकंड इज नॉट करेक्ट एंड थर्ड इज नॉट करेक्ट। ठीक है, तो द प्रोपोर्शन ऑफ इरिगेटेड एरिया इज मोर इन इंडिया एज कंपेयर टू चाइना। तो उनका इरिगेशन, है ना, इंडिया से ज्यादा है। प्रोपोर्शन ऑफ एरिया, इरिगेटेड एरिया इज मोर इन चाइना देन इन इंडिया।
द एवरेज प्रोडक्टिविटी पर हेक्टर इन इंडियन एग्रीकल्चर इज हाइयर। ये तो ऑब्वियसली रॉन्ग है। आप सभी जानते हो कि चाइना का एरिया अंडर एग्रीकल्चर कम है, बट उनकी प्रोडक्टिविटी मात्र कैसी है, ज्यादा है, क्योंकि बहुत सारे एच सीड्स वहां पे चलते हैं। बट अरेबल एरिया हमारे पास ज्यादा है क्या? यस, तो ओनली वन इज करेक्ट। ओके, तो यहाँ पे क्या है, ओनली वन करेक्ट, बाकी देख लेना आप इनकरेक्ट क्यों है, वो आपको बाद में यहाँ पे स्टॉप करके आप पढ़ सकते हो। सो दिस इज ऑल, अराउंड 41 क्वेश्चन हमने देखे, मतलब जो डायरेक्ट क्वेश्चन है। और इनडायरेक्ट वाले अभी तक मैंने लिए नहीं, क्योंकि एनवायरनमेंट के इसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन कवर किए थे जो एग्रीकल्चर से भी लिंक थे। एनवायरनमेंट का भी ऐसा ही इसी चैनल पे देखो सेशन हुआ था, उसको जरूर अटेंड करो। इस पे आप देख लेना इसी चैनल पे, एनवायरनमेंट ऑल पीवाईक्यूज बाय सुमित कोंडे भी अपने डाल दिया तो मिल जाएगा। 196 क्वेश्चन हमने लगभग वहां पे कवर किया। इवन वीडियो सेक्शन में जाके थोड़ा सा स्लाइड डाउन कर लो, तो मुझे लगता है आपको मिल जाएगा सेशन, ठीक है। जो अभी मैंने कुछ एक 7 से 8 दिन पहले लास्ट मंथ मार्च में, लास्ट वीक में लिया था, है ना, वो भी आप जरूर देख लेना। इसी प्रकार से ज्योग्राफी का भी आप, अब देखो हमने एग्रीकल्चर कवर किया, एनवायरनमेंट के कवर किए क्वेश्चन, इसी प्रकार से आप ज्योग्राफी का भी ऑल पीवाईक्यूज का डिटेल डिस्कशन चाहते हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। ओके, अगर आप में से कई सारे लोग रिप्लाई करते हैं तो देन आई विल डेफिनेटली कंडक्ट ओवर, राइट। आई होप सबको आज का सेशन अच्छा लगा है। प्लीज कमेंट में बताओ सेशन कैसा लगा है, क्या आपको थोड़ा सा आइडिया आ चुका है क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। बाकी रही बात, आपको नेक्स्ट अपडेट्स वगैरह है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, सुमित सर नोट्स यहाँ पे सब्सक्राइब करके रखें। ओके, चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।